हेलो एवरीवन। मैं हूं हेमंत सुमन और आप देख रहे हैं सीबीएसई साइंस क्लासेस। इट इज़ अवर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। इस पार्ट से पहले हमने पार्ट नंबर 8 में हमारे जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या होती है, उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, उनके बारे में स्टडी की थी। क्या आइसोमर्स के बारे में भी हमने स्टडी किया है पहले। और साथ में हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। तो आप बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से लर्न करें, याद रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको ज़रूर लर्न करें, ये कैसे बनाया जाता है। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। अब हम हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं और इसमें हमारे आता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर आपके जो NCERT है बुक, उसमें आपके जो टॉपिक दिया गया है वह है विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। तो यहाँ पर दोस्त वही बनता है जो थोड़ा अलग होता है, मतलब जो आपकी जो नेचर है उससे थोड़ा अलग चीज़ होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं। तो वही हमारे यहाँ पर क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे, क्योंकि कार्बन जो है कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी क्या करता है, दोस्ती करता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है। कार्बन सेम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन क्या है, हमारा एक बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है। यह दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी दोस्ती रखता है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है और डिस्कस किया है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जो अपने ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स bonds with other elements such as halogens, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। लेकिन हमारा जो कार्बन है यह दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जो कि हमारे हेलोजेंस हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इनके साथ भी क्या करता है, ये बॉन्डिंग करता है और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, हेलोजेंस का मतलब आप समझते होंगे कि हेलोजन जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, जितने भी 17 ग्रुप में हमारे आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, हेलोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, और आपको इनको हमेशा याद रखना चाहिए। इनकी ट्रिक भी मैंने आपको पहले बता रखी है। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। हमारे जो हेलोजेंस हैं उसमें सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड देन एस्टाटीन। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ओके, तो ये हेलोजेंस हैं आपके। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से भी ये क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। तो हमने पहले देखा है कि हमारी जो कार्बन की चेन होती है उसमें कार्बन की सभी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। लेकिन यदि एक हाइड्रोजन हट जाता है तो उसकी जगह वहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, दूसरे एलिमेंट्स को जोड़ना है, हेलोजेंस को या ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को या सल्फर को। तो उसके लिए वैलेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैलेंसी कौन प्रोवाइड कराएगा, वहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है कार्बन चेन में वह हट जाता है। ठीक है, तो उस तरह से वहाँ पे क्या होती है, अपनी वैलेंसी वैकेंट हो सकती है। ठीक है, तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हमारे रिप्लेस्ड हो सकते हैं इन एलिमेंट्स के द्वारा। सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेंस सेटिस्फाई, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है वह 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई रखते हुए हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और उसकी जगह दूसरे एलिमेंट्स को जोड़ना है। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेट्रो एटम। तो इन कंपाउंड्स में जिसमें कि अपने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और उसकी जगह क्या होती है, कोई ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन आकर जुड़ जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे हेट्रो एटम कहलाते हैं। क्योंकि हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इनकी जगह कोई और आकर जुड़ता है ना, कार्बन तो हमारा नहीं हटेगा लेकिन हाइड्रोजन हटेगा, तो उसकी जगह जो एटम जुड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटम कहेंगे। These heteroatoms are also present in some groups as given in table 4.3। तो ये जो हेट्रोएटम होते हैं ये ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल दी गई है, इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हमारे आते हैं हेलोजेंस। ठीक है, इसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन
सारे आ सकते हैं, पांचों एलिमेंट्स। इनको हम जो है हेलो के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लोरो, ब्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से। और इनका जो फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप में वह हमारे Cl और Br इस तरह से हम लिखते हैं सिंपली, जैसे कि क्लोरीन के लिए Cl यूज किया जाता है और ब्रोमीन के लिए Br यूज किया जाता है। इसी तरह से हम इनको अपने कंपाउंड्स में लिखते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे दूसरे हेट्रो एटम होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, तो वह ऑक्सीजन H के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, और H के रूप में जुड़ा होता है और उसका नाम होता है एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा होता है, एक नया फंक्शनल ग्रुप बनाता है जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, और इसको हम पढ़ते हैं CHO, ठीक है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की यदि बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? CHO। एल्कोहल की बात करेंगे तो OH। देन कीटोन, कीटोन हमारे CO होता है, ठीक है, और ये हमारे इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे टर्मिनल होते हैं, ठीक है, और ये हमारे नॉन टर्मिनल में आता है, मतलब ये चेन के अंदर जुड़ता है। इसके आसपास क्या है, इधर भी कार्बन जुड़ेगा, इधर भी कार्बन जुड़ेगा, इधर और ज़्यादा या कम कार्बन हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, हमारी कार्बन चेन के बीच में आएगा, ठीक है। बाकी ये जो हमारे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारे हमेशा कहाँ जुड़ते हैं? कार्बन चेन के लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है। इनके आगे कितनी भी कार्बन की चेन हो सकती है, फिर बाद में OH होगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी आगे क्या होगा, कार्बन की चेन होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है COOH। तो यहाँ पर आप इन फॉर्मूलों को लिखें और बनाकर देखें कि हमारे जो ये फंक्शनल ग्रुप है इनमें के स्ट्रक्चर होते कैसे हैं। इसमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट होता है या बॉन्ड होता है। और दूसरी जो इसकी वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, वह हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो कार्बन से करता है ऊपर वाला ऑक्सीजन, ठीक है, और पास वाला जो ऑक्सीजन है साइड वाला, यह एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन से करता है और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन से करता है। तो इस तरह से ये इधर सिंगल बॉन्ड बनाता है और इधर डबल बॉन्ड बनाता है। और हमारे जो कीटोन है इसमें तो सिर्फ 2 ही हमारे एलिमेंट होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सीजन के कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। टोटल 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें स्टडी करना है। इनके हमें होमोलोगस सीरीज़ बनानी है और उनके नोमेनक्लेचर करना है, ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम वापस अपने टेक्स्ट पर आते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर हम फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पर जाएंगे। ओके, these heteroatoms and the group containing these transfer confirm स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू द कंपाउंड। ये जो हमारे हेट्रोएटम्स होते हैं और या जो ग्रुप होता है हेट्रोएटम्स का, इनमें क्या होती है, कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स को वे विशेष प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं या उनकी जो कुछ विशेष महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनको निर्धारित करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हैंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और इसमें जो आपकी कार्बन की चेन है, कितने भी उसमें कार्बन हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी कंपाउंड की, वह कौन डिटरमाइन करता है, तो वह फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी क्या बनाते हैं, अपनी एक सीरीज़ बनाते हैं। जैसे एक कार्बन, ये हमारे इधर दे रखा है हेलोजन्स, है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन, एक कार्बन के साथ भी जुड़ सकते हैं, 2 कार्बन के साथ भी जुड़ सकते हैं, 3 कार्बन के साथ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन जितने भी कार्बन के साथ ये जुड़कर नए कंपाउंड्स बनाएंगे वे सारे हमारे क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन्स कहलाएंगे, ठीक है। यदि हमारी मेन चेन एल्केन है तो ये सब क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। और यदि इसी तरह से हमारे बहुत सारे यहाँ पर कार्बन हैं, यानी कार्बन की चेन से 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, और उन सभी में OH जुड़ा हुआ है, तो वे सब हमारे क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाएंगे, क्योंकि इनकी क्या होगी, कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या हाइड्रोकार्बन को एक विशेष प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं तो आप क्या लिखेंगे, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच प्रोवाइड स्पेशल प्रॉपर्टीज टू हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी नीचे टेबल में देखा है, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन की चेन्स को कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको कुछ विशेषताएं ये देते हैं जिनके कारण उनकी जो है पहचान कुछ अलग होती है। जैसे हमने उनको क्या कहा, एल्कोहल्स कहा, ठीक है,
हेलो एल्केन कहा, एल्डिहाइड कहा, कीटोन कहा, ठीक है। तो पूरा कंपाउंड ही हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को विशेष प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए आई थिंक। सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन द टेबल 4.3। तो आपके जो टोटल 5 सिलेबस में दिए गए फंक्शनल ग्रुप हैं वे हमारे टेबल में मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं 12 से लेकर 14 तक, तो आप उनको 11th क्लास में स्टडी कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पर इस लेवल में ये छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉलेज लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। तो यहाँ पर जो सिंगल लाइन दिखाई गई है, ठीक है, जैसे ओ के आगे एक सिंगल लाइन खींची गई है सी के आगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये फ्री वैलेंसी है और यहाँ पर आकर दूसरा कार्बन जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये कीटोन है हमारा, ये हमारा नॉन टर्मिनल होता है, मतलब ये बीच में जुड़ता है। तो इधर भी इसके कार्बन जुड़ेंगे और इधर भी इसके कार्बन जुड़ेंगे, लेफ्ट राइट दोनों साइड में। तो ये हमारी लाइन है, ये क्या बताती है हमें, एक फ्री वैलेंसी बताती है, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो कोई भी हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा वह इस वैलेंसी से जुड़ जाएगा और उसका जो एक हाइड्रोजन एटम होता है वह वहाँ से हट जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एग्जांपल में देख लेते हैं ये कैसे होता है। जैसे कि हमें मीथेन है, ठीक है, हमारा एक कार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड होता है मीथेन, ठीक है। अब CH4 है, इसके साथ हमें जोड़ना है, मान लीजिए OH जोड़ना है, एल्कोहल जोड़ना है। OH क्या होता है, हमारा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर C के साथ तो हमारी चारों वैलेंसी कंप्लीट है ना, तो एक वैलेंसी हमें यहाँ पर कम करनी पड़ेगी और एक हाइड्रोजन को हटाकर हम क्या करेंगे, OH को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वह क्या हो जाएगा, CH3OH। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ता है, सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है और उसकी जगह OH को या जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हमारा जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, वे सब जुड़ जाएंगे, लेकिन हमें जो मेन हाइड्रोकार्बन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है। ओके, देन वी कम टू होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ये सभी जो हमने ऊपर फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ये सब क्या बनाते हैं, अपनी अपनी फैमिलीज बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि मीथेन के साथ हमने जोड़ दिया एल्कोहल को, इसी तरह से वह इथेन के साथ भी जुड़ सकता है, प्रोपेन के साथ भी जुड़ सकता है, ब्यूटेन के साथ भी जुड़ सकता है। तो ये जो पूरी एक सीरीज बन जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, हमारे सेम रहेगा, ठीक है। You have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying lengths। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं वह एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, वे कार्बन की चेन्स बनाते हैं और वे कितने भी लंबी हो सकती हैं, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। दिस चेन्स कैन बी ब्रांच्ड आल्सो, और साथ में वे ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, मतलब 2 कार्बन पर यानी दूसरे कार्बन पर आपके कोई दूसरा कार्बन आके जुड़ गया तो ब्रांच चेन भी हमने पढ़ी है, उनका नोमेनक्लेचर भी हमने सीखा है। In addition, hydrogen atom or other atoms on these carbon chains can be replaced by any of the functional group that we saw above। तो यहाँ पर जो हमारी कार्बन की चेन होती हैं उनमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह क्या होता है, हमारे दूसरे कार्बन चेन या फिर दूसरे हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं, आकर जुड़ सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। और जब वह फंक्शनल ग्रुप वहाँ आकर जुड़ जाता है तो वह फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, उस कार्बन कंपाउंड की या कार्बन चेन की या हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ठीक है, उसकी जो गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनको निर्धारित करता है। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, और कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होंगी वह कौन डिसाइड करेगा, तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। जैसे कि जो अल्कोहल्स होते हैं हमारे सारे, उनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं। एल्डिहाइड होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सबकी लगभग एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बातें जो आपके आगे समझ में आ जाएगी जब हम यहाँ पर केमिकल नेचर इनका पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप प्लीज़ डू नॉट बॉदर अबाउट दिस थिंग्स एट ऑल, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हो सकता है पहली बार सुनने में आ रही हैं तो आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन ऐसा इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और आप एक बार इनको अच्छे से पूरा देखें, समझें चैप्टर को, उसके बाद आप दोबारा जब देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बता दी गई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताई गई हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है।
फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, ये हमारा मिथेनॉल है, एक कार्बन है तो मिथेन और OH जुड़ गया हमारा, तो ये क्या हो गया मिथेनॉल। अभी आगे हम नोमेनक्लेचर के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उसकी अभी टेंशन ना लें। दो कार्बन का हमारा C2H5OH होता है, इसे हम इथेनॉल कहते हैं। 3 कार्बन का हमारे प्रोपेनॉल होता है, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल होता है। आर ऑल वेरी सिमिलर, ये सब क्या है बहुत सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनकी जो फंक्शनल ग्रुप है वे क्या है सबके सेम है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हेंस सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है आपके लिए होमोलोगस सीरीज की, जिसको आप अच्छे से नोट कर लें कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। तो ऐसी सीरीज और ऐसे कंपाउंड की सीरीज जिसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जो कि किसी हाइड्रोजन एटम के लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में लगाया जाता है। हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप को लगाने के लिए हाइड्रोजन एटम को हटाना पड़ता है किसी भी कार्बन चेन में, तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं। यदि आपको ये डेफिनेशन थोड़ी कठिन लग रही है तो आप यहाँ पर ये जो लिखा गया है सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, और इसको आप ऐसे पढ़ें, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज, है ना। एक ऐसी हमारी सीरीज होती है कंपाउंड्स की, कार्बन्स की, जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये अभी आगे हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन इसकी समझनी है। लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2। हमने ऊपर 4.2 में हमारे एल्केन्स की एक सीरीज देखी है। ठीक है, वह भी क्या है एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, इफ यू लुक एट द फॉर्मूले ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड, पहले हम टेबल देख लेते हैं फिर उसके बाद वापस नीचे आएंगे। तो ये हमारी यहाँ पर टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमें दिए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक कार्बन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। मीथेन हमारे 1 कार्बन एटम का होता है, इथेन हमारे 2 कार्बन के एटम का होता है, प्रोपेन हमारे 3 कार्बन के एटम होता है, और साथ में हाइड्रोजन भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। पहले 4 थे, फिर 6 हो गए, फिर 8 हो गए। तो इस तरह से 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2, है ना। यहाँ पर डिफरेंस क्या है CH2 का, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। तो आप कोई सी भी होमोलोगस सीरीज बनाएंगे तो उन सब में क्या होगा, इस CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही समझना है नीचे कि आपकी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एल्केन भी क्या है हमारा एक तरह से एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हमारी सिंपल होमोलोगस सीरीज होती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम इनके फॉर्मूले की तरफ देखें तो जैसे कि CH4 और C2H6, ये हमारा मीथेन है, और C2H6 को हम क्या कहते हैं इथेन। तो यहाँ पर जो अंतर है वह कितना है, CH2 यूनिट का अंतर है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इसी तरह से C2H6 और C3H8, यानी कि इथेन और प्रोपेन में भी हमारे CH2 यूनिट का अंतर है। और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे प्रोपेन और ब्यूटेन में भी आपके CH2 का अंतर मिलेगा, और उसके बाद ब्यूटेन और पेंटेन में जाओगे तब भी आपको CH2 यूनिट का अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप की और होमोलोगस सीरीज़ की, कि एक होमोलोगस सीरीज़ के जो 2 सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, मतलब जो लगातार मेंबर होते हैं 2, उनके बीच में हमेशा CH2 यूनिट का अंतर होता है। तो आप इसको यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज़, ठीक है, तो पहली तो प्रॉपर्टी यही हो जाती है कि हमारी जो होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं। ठीक है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग कैसी होती है, सेम होती है। और दूसरा जो हमारा इसका विशेष प्रॉपर्टी बन जाएगा वह होगा कि 2 सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनके बीच में CH2 का अंतर होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसी तरह से प्रोपेन और ब्यूटेन में यदि हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें CH2 का ही अंतर मिलेगा। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मासेज बिटवीन दिस पेयर। और यदि आपको मोलिकुलर मास में अंतर निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, देखिए आपको ये तो पता चल ही गया कि ये जो हमारे CH2 है, ठीक है, इसका अंतर होता है 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का अंतर होता है। तो उनके मोलिकुलर मास में भी इसके मोलिकुलर मास के बराबर अंतर होगा। एक कार्बन का मास होता है हमारे 12,
और 2 हाइड्रोजन का होता है 2, तो ये हो गया हमारे 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से गांठ बांध लें और नोट कर लें। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये पहले आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, कि दो जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, यानी कि 2 लगातार मेंबर होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनके 2 मेंबर्स के बीच में मोलिकुलर मास में कितना डिफरेंस होता है, तो वह हमारे 14 यूनिट का यानी 14 एटॉमिक मास यूनिट का यहाँ पर अंतर होता है। ठीक है, उनके जो मोलिकुलर वेट होते हैं, मोलिकुलर मास होते हैं, उनमें 14 यूनिट का डिफरेंस होता है, क्योंकि उनमें CS2 यूनिट का अंतर होता है। और CS2 यूनिट कितनी होती है हमारी, 12 + 2 14 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से लिख लें और लर्न कर लें, क्योंकि ये आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम आपके बोर्ड एग्जाम्स में बढ़ा दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, उनमें ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से लर्न करके रखें कि 2 जो हमारे सक्सेसिव मेंबर्स होंगे किसी भी होमोलॉगस सीरीज़ के, उनमें 14 यूनिट्स का मास यहाँ पर, एटॉमिक मास का अंतर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 14 यूनिट्स का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्कीन्स। इसी तरह से आप एल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। एक कार्बन की हमारे हो जाएगी क्या, एक कार्बन का एल्कीन तो हमारे बनता ही नहीं है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। 2 कार्बन की एल्कीन हो जाएगी हमारे ईथीन, 3 कार्बन की प्रोपीन, 2 कार्बन की 4 कार्बन की ब्यूटेन, 5 कार्बन की पेंटीन। इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं, और उनमें जो डिफरेंस होगा वह भी CS2 का होगा। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज ईथीन विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन 4 पॉइंट, है ना। तो इनके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईथीन, ईथीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे C2H4 होता है। द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला C3H6, है ना, ये हमारे प्रोपीन है। C4H8 ये हमारे ब्यूटीन है। C5H10 ये हमारे पेंटीन है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रोपीन और ब्यूटीन में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर अंतर आ रहा है। ठीक है, C3 से C4 हो रहा है और 6 से 8 हो रहा है, तो है ना, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इनमें भी हमारे CS2 यूनिट का अंतर आता है, या 14 एटॉमिक मास यूनिट का आपके मोलिकुलर फॉर्मूलों में अंतर आता है। ठीक है, या मोलिकुलर जो मास होता है उसमें कितना अंतर होता है, तो वह 14 यूनिट का होता है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड्स। तो क्या आपको यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स में कोई रिलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्किन्स कैन बी रिटन एज CnH2n, और ये हमने पहले पढ़ लिया है कि जो इसके फॉर्मूले होते हैं एल्केन के, एल्कीन के और एल्केन के, वो क्या होते हैं। ठीक है, और एन जो हमारे 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है। कैन यू सिमिलरली जनरेट जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स एंड एल्काइंस। तो चलिए हम एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। हमारे जो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं क्या, CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का हमारा हो जाता है CnH2n, और एल्काइन का क्या हो जाएगा आपके CnH2n-2। ठीक है, तो पहले आपको 2 जोड़ने हैं, फिर यहाँ पर 0 कर देना है, और फिर आपको 2 घटा देने हैं। ठीक है, 0 का मतलब 2n + 0 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 2 फिर 0 फिर -2, है ना। इसको लर्न करने की मैं तरकीब बता रहा हूँ कि यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर देखें कि एल्केन में 2n + 2 होता है। ठीक है, फिर एल्कीन में 0 हो जाता है, और एल्काइन में और 2 कम हो जाते हैं। तो आपको लगातार क्या करना है, 2 2 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कम करने हैं। ठीक है, 2 फिर 0 फिर -2। ठीक है, 2 2 क्या करने हैं, कम करने हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले में यहाँ पर लर्न हो जाएंगे, और ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। और ये जो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये सब क्या होते हैं, हमारे एक तरह से होमोलॉगस सीरीज़ होती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो होमोलॉगस सीरीज़ होते हैं उनमें एक सीरीज़ के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और आगे समझ लेते हैं। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलॉगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। तो आप देखेंगे कि जो हमारे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है, मतलब 1 कार्बन की चेन है तो उसका मोलिकुलर मास कम होगा, 2 कार्बन वाली चेन है तो उसका मास थोड़ा ज़्यादा होगा, 3 कार्बन का होगा तो उसका और ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जैसे मोलिकुलर मास बढ़ते जाते हैं किसी भी होमोलॉगस सीरीज़ में, तो वहाँ पर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि हमारे जो एल्केन्स होते हैं जनरली 1 to 4 जो हमारे कार्बन की चेन होती है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4, है ना, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
पेंटेन। यहाँ तक हमारे सभी कंपाउंड्स कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसके आगे वे हमारे थोड़े लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फिर उसके बाद में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। जैसे जैसे उनका वजन बढ़ेगा उनका मोलिकुलर मास बढ़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बड़ा होगा तो उसका मोलिकुलर मास भी बढ़ेगा और उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इस कारण उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो स्टेट होती है, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट, उनमें थोड़ा चेंजेस आता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्यूबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। इसी तरह से जैसे उनकी सोल्यूबिलिटी की हम बात करते हैं ना, हमारे जो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स होते हैं उनकी विलेयता किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, उनकी जो घुलनशीलता होती है, विलेयता होती है, उसमें भी हमें इसी तरह से ग्रेडेशन देखने को मिलता है। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन अ होमोलोगस सीरीज। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वह पूरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज नहीं होती है और वैसी बनी रहती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही डिटरमाइन करता है किसी भी होमोलोगस सीरीज़ में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। इसके बाद आपकी एक एक्टिविटी दी गई है 4.2। इसमें आपको एक होमोलोगस सीरीज अरेंज करनी है, बनानी है। तो इसमें तो सिर्फ एल्कोहल की दी गई है, लेकिन हम सभी तरह की होमोलोगस सीरीज को यहाँ पर बनाकर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर नोमेनक्लेचर थोड़ा डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है वह हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके, थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस बेल आइकन